अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद के दो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस, कत्ल की दो मुख्तलिफ वारदातें। एक हनी ट्रैप के ज़रिए मुखालिफिन ने एक शख्स को खातून के ज़रिए बुलवा कर कत्ल कर दिया। दूसरा, 21 बरस कबल कत्ल करके फ़रार होने वाले मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में। थाना समनाबाद और सरगोदा रोड की हदूद में पेश आने वाली ये दोनों वारदातें टीम मुजरिम कौन आज आपके सामने ला रही है। कत्ल होने वाले कौन थे, मुहर्रिकात क्या थे, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना समनाबाद की हदूद में एक शख्स को ड्रामाई अंदाज में कत्ल किया गया। क्या ये हनी ट्रैप का मामला था? क्या ये पुरानी दुश्मनी का शाखसाना था? आज का प्रोग्राम टीम मुजरिम कौन आपके सामने लेके आई है और जानते हैं कि ये कत्ल होने वाला शख्स कौन था, किस बुनियाद पर इसे कत्ल किया गया, खातून का इसमें क्या किरदार था। टीम मुजरिम कौन फैसलाबाद में थाना समनाबाद के अंदर मौजूद है। हमारे साथ SHO थाना समनाबाद तालिश अब्बास मौजूद हैं, इंस्पेक्टर पुलिस हैं और SHO हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या था, रिपोर्ट कैसे हुआ और फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हुई इस पर। अस्सलाम वालेकुम तालिश भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या मामला है? एक शख्स कत्ल होता है, उसके साथ एक खातून होती है और फिर वो खातून मौका से फ़रार हो जाती है। ये क्या रिपोर्ट कैसे हुआ, फिर फर्दर डेवलपमेंट्स पे कैसे होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शेब भाई। ये 20 मई 2026 दोपहर 3 बजे का वक़ूआ है कि हमें एक 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक रिक्शे में जो है नामनूम मुलज़मान ने फायरिंग करके एक शख्स को मजरूब कर दिया। फ़ौरी मौका पर जो है अफसरान बाला और मैं ख़ुद मौका पर पहुंचते हैं। PFS से टीम्स को बुलाया जाता है, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं और मजरूब को फ़ौरी जो है जनरल अस्पताल समनाबाद जो है वो रेफ़र किया जाता है 1122 के ज़रिए। अच्छा, ये जब आप और आपकी टीम्स पहुंची हैं तो क्या ये शख्स ज़िंदा था या उस वक़्त ये हलाक हो चुका? इसकी जो मौत हॉस्पिटल जाकर हुई है, जिसमें कुछ देर बाद। ये किसी किस्म का इसने पुलिस को स्टेटमेंट या बयान नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। फिर कैसे ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ या फिर पुलिस ने अपने तौर पे इसको टेकअप किया, इसकी फिर जो मुद्दईयान थे वो सामने आए, किस तरीके से पुलिस ने इसको फर्दर प्रोसीडिंग्स फिर कहाँ से स्टार्ट? शुएब भाई, इसमें RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा साहब, CPO फैसलाबाद तनवीर साहब और SP इकबाल टॉन की शबो रोज़ मेहनत की वजह से उन्होंने जो टीमें तश्कील दी थी, उन टीमों ने शबो रोज़ मेहनत की, जिसमें हमारी CCTV कैमरा जात, सैकड़ों कैमरा जात देखे गए, CDR एनालिसिस किया गया, जियो फेंसिंग की गई और मुलज़म बड़े शातिर थे। उन्होंने बड़े ड्रामाई तरीके से जो एक ख़ातून को हायर किया। एक 13 मई को ये एक WhatsApp नंबर से ख़ातून मकतूल को मैसेज करती है, उसको ट्रैप करती है और विदिन वीक जो है ये सारा उसका जो ड्रामा था वो पाया तकमील तक पहुंचा। तारिश भाई, इब्तिदा में पुलिस के लिए ये बिल्कुल ब्लाइंड था, बंद गली में दाखिल थी पुलिस, किसी तरह का कोई क्लू नहीं था, बस यही पता चला कि जी रिक्शा पे थे और कुछ लोग आए, उन्होंने फायरिंग की, एक खातून थी जो वहाँ से गायब होगी। तो क्या ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था एक, और फिर पुलिस ने अपनी पेशावराना महारत से इसको जो है वो एक एक परत करके अनफोल्ड? जी बिल्कुल, ये एक ब्लाइंड मर्डर था। इसमें कोई किस्म जो हमारे पास इनिशियली कोई क्लू नहीं था कि कौन आया, कैसे हो गया ये सारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने हमारे अफसरान बाला की जो ज़ेरे साया बड़ा अच्छा काम किया और इस ब्लाइंड मर्डर को ना कि ट्रेस किया, बल्कि इसके जो मरकज़ी जो किरदार था मुलज़मा जिसका नाम सिमाब चौधरी है, उसको गिरफ़्तार करके पाबंद सलासिल किया है। ये सिमाब चौधरी की क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन था मकतूल के साथ, या इसे सिर्फ एक मोहरा बनाया गया, इसे सिर्फ हनी ट्रैप के लिए यूज़ किया गया और दुश्मनी को पुरानी जो है उसकी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, किड निकाली गई? ये अभी तफ्तीश की बातें हैं। इसको हम बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस तफ्तीश को लेके जा रहे हैं, इसको तमाम एंगल से देख रहे हैं। इंशाल्लाह ये कबल अज़ वक्त है कहना, इंशाल्लाह इसको हर एंगल से तफ्तीश जारी है। जैसे आपने बताया कि एक WhatsApp मैसेज के ज़रिए हुआ ये ट्रैप हुआ और एक हफ़्ते के अंदर, इसका मतलब ये है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले हर शहरी को जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में इस कदर मोहतात रहना चाहिए कि आप सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया में आपको इतना ही मोहतात रहना चाहिए कि जैसे वो कहते हैं कि ये खारदार जंगल है और अब आपको अपना दामन बचा के नहीं। बिल्कुल, मेरा जो मैसेज है बीइंग स्टेशन हाउस ऑफिसर पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, कि अपने बच्चों को खुदारा जो भी आपको कोई फेक नंबर से कोई कॉल आती है उसको बिल्कुल उस पर बिलीव ना कीजिए।
ये 21वीं सदी है, इसमें जो मुजरम और जुर्म जो हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं। इसमें हमारी सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हमारी नौजवान नस्ल हर एक के पास जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसमें अपना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हम सब के लिए ये पैगाम है कि कोई भी अननोन नंबर से आपको, ख्वाह वो खातून है कोई भी है, उस पर जो है आप बिलीव ना करें, अपने आप को बचाएं, खुदारा अपनी जानों को बचाएं। आपने कहा कि ये अभी ज़ाहिर है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारी चीज़ें पुलिस डिस्क्लोज नहीं भी कर सकती, केस पे इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस शख्स की किसी के साथ कोई दुश्मनी रही हो और उसने ये समझा हो कि हम डायरेक्टली तो इसे हिट नहीं कर सकते, तो ये तरीका बेहतरीन है कि हम इसे हनी ट्रैप करें, खातून के ज़रिए इसको ट्रैप किया जा सकता है, वहाँ बुलवाया और फिर अपना मकसद हासिल करके फ़रार हो? जी, आई डू एग्री शोएब भाई विद योर दिस नैरेटिव। मैं आपके इस बयानिए से जो है बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये इसके पीछे जो है एक दुश्मनी का जो है शाखसाना हमें नज़र आया है, बट हमें जो है हम हर एंगल से इसकी तफ्तीश अभी जारी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसकी इंटेरोगेशन हम कर रहे हैं। भाई सोशल मीडिया की बात हुई तो जैसे जैसे जुर्म मॉडिफाई हो रहा है वैसे वैसे हमारी पुलिस, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने माजी में देखा कि समनाबाद के एरिया में 2 केसेस ऐसे थे जो नेशनल लेवल पे हाईलाइट हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस ने ना सिर्फ जैसे वो ख़वातीन को हरास करने वाले जो मुल्ज़िमान थे उनकी CCTV फुटेजेस वायरल हुई और हाहाकार मचा, हमारी पुलिस ने विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड जो है ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई किया बल्कि उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया, उन्हें उनकी ड्यू सज़ा भी मिली। क्या आप समझते हैं कि जैसे जैसे जुर्म मॉडिफाई हो रहा है वैसे वैसे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट भी मॉडिफिकेशन में जा रही है? शहरियों का आप क्या समझते हैं कि जो हम बार बार एक कंपेन करते हैं कि CCTV कैमरास को जो है वो इंस्टॉल किया जाना चाहिए, अभी हमारी पुलिस कमांड ख़ास तौर पे RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कह चुके हैं कि जैसे जनरल स्टोर्स हैं, जैसे करियाना स्टोर्स गली मोहल्ले के हैं जहाँ पे हमारे बच्चे पॉसिबली जा सकते हैं चीज़ लेने के लिए, वहाँ पे भी कैमरा आजाद की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए और इसको हमारी पुलिस अभी इसका इम्प्लीमेंट करवा भी रही है। क्या ये सारे कैमरा जात इंस्टॉल होके इनको सेफ सिटी के साथ कनेक्ट करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा सिक्योर फील कर सकें, हम अपने बच्चों के मामले में जो है वो ज़्यादा सिक्योर रह सकें? बिल्कुल, ये हमारे, मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट हमारे RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा साहब, CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन साहब को जाता है। ये सारी उनकी जो है वो कमांड है कि जिसमें फैसलाबाद पुलिस जो है किसी से कम नहीं है, और जो भी हमें चैलेंज मिला है हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि उसको जो है वो हम जो है वो अचीव करें। एक और रिसेंटली एक ऑर्डर पास हुआ और 1 माह का टाइम दिया गया ख़ास तौर पे जो हमारी सिगरेट पान शॉप्स हैं, RPO फैसलाबाद ख़ास तौर पे बहुत कंसर्न थे, उन्होंने कहा कि ये मनशियात का हमने ख़ात्मा कर दिया, फैसलाबाद पुलिस ने तकरीबन 90% तक जो है वो ख़ात्मा हो गया। अब ये लोग पान शॉप और सिगरेट वाली जो दुकानें हैं वहाँ पे मुबैना तौर पे एक तो जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो रैकी करने के लिए खड़े होते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक ली, उसको सिप सिप करके पीते रहे और देखते रहे कि यहाँ पे कौन गुजरा, किसका वॉलेट में कोई पैसे हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे छोटे बच्चों को जो है वो नस्वार, गुटखा और इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं, इन पे भी जो है वो कैमरा जात की तनसीब को लाजमी करार दिया गया। क्या फैसलाबाद पुलिस, समनाबाद पुलिस जो है इस पे भी फोकस करेगी और इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन को हम यकीनी बना पाएंगे? शेबे, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहबा हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनका जो स्लोगन है नेवर अगेन, ये जो तमाम हमारे अफसरान उसको मनो अन उसकी जो है अमली जामिया पहना रहे हैं उसको, वो किस आड़ में हो, वो मंजा कल्चर के ख़ात्मे के लिए हो, वो गुटखा की जो है वो तरसील को ख़त्म करने के लिए हो, वो आया कि जो है वो पान शॉप्स की जो भीड़ को ख़त्म करने के लिए हो। ये तमाम क्रेडिट हमारी जो हाई कमांड है, हमारे RPO साहब सुहेल अख्तर सुखेरा साहब, हमारे CPO साहब फैसलाबाद तनवीर हुसैन साहब को जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं। नाज़रीन किराम, इंस्पेक्टर तालिश अब्बास जट SHO थाना समनाबाद हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे एक ब्लाइंड मर्डर को इन्होंने अपनी टीम के साथ न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि मुल्ज़िमान को पाबंद सलासल भी किया। नाज़रीन किराम, अभी तक इस केस के जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो यही हैं कि ये कत्ल होने वाला शख्स हनी ट्रैप हुआ, एक खातून के ज़रिए से ट्रैप किया गया, सोशल मीडिया पे इस तक रसाई हासिल की गई, इसे मिलने के लिए बुलाया गया और वहाँ पे घात लगाए हुए मुल्ज़िमान ने इस पे फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया। नाज़रीन किराम, मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आप अपने ताल्लुकात में मोहतात रहिए। डिजिटल एरा है,
सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन मुहतात अंदाज में। ऐसा ना हो कि आपका कोई दुश्मन आपको ट्रैप करके अपने मज़मूम मकासद को हासिल कर सके। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना समनाबाद की हदूद में एक नौजवान हनी ट्रैप हुआ और अपनी जान से गया। क्या मामलात थे, किस तरीके से ये कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई, रिपोर्ट कैसे हुई और पुलिस ने रिस्पॉन्ड कैसे किया, बात इस पे हो रही है। और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर कलीम नियाजी मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं, उस टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने मुल्जिमान को ट्रेस आउट किया और फिर गिरफ्तार किया। कलीम भाई से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या था, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर फर्दर डेवलपमेंट्स कैसे हुए। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या मामला है, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर फर्दर डेवलपमेंट्स क्या रही इसमें? जी वालेकुम सलाम। इस तरह है कि मोरखा 20/5/2026 को जो है रेस्क्यू 15 के ज़रिए में इतला मसूल हुई कि रिक्शे में एक लड़के का जो है ना वो कत्ल हो गया है। इस इतला पर SHO साहब और तमाम टीम अफसरान बाला मौके पर पहुँचे। ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिस पे RPO साहब और CPO साहब ने नोटिस लेते हुए SP साहब इकबाल टाउन की सरबराही में टीमें तश्कील दी। पुलिस ने दिन रात टेक्निकल वसाइल को बरूए कार लाते हुए और अपने तमाम सोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए इस वकूए में जो है एक नामालूम खातून जो थी उसको ट्रैप किया और उसके जो है वो टेक्निकल वसाइल से उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। गिरफ़्तारी अमल में लाने के बाद पता चला कि जो लड़की है उसने सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हुए जो है ना उस्मान नामी लड़के से रब्ता जनरेट किया। जब ये वाक़या रिपोर्ट होता है और जब एक नौजवान का मर्डर रिपोर्ट हो जाता है, जब FIR हो जाती है, तो क्या इब्तदाई तौर पर पुलिस बिल्कुल बंद गली में थी, कोई इसका क्लू नहीं था इब्तदाई तौर पर? ये फिर पुलिस की अपनी पेशेवराना महारत है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जितने भी दस्तयाब थे ऑन ग्राउंड, चाहे वो टेक्निकल सोर्सेज हों चाहे आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, क्या फिर उनको बरूए कार लाते हुए पहला सिरा पकड़ा गया? इब्तदाई तौर पर ये बिल्कुल ब्लाइंड था? जी, इब्तदाई तौर पर इस केस में किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं था कि ये वकूआ किन लोगों ने किया है। पुलिस ने CCTV कैमरास और सेफ सिटी को यूज़ करते हुए जो है इसमें हेल्प ली और जो है ना वो एक वीडियो मिली जिसमें ना वो जो खातून इस वकूए में शामिल थी वो एक शॉप से जो है वो अपने जायज़ कैश की अमाउंट निकलवा रही थी। वहाँ से जायज़ कैश की जो अमाउंट है उसको ट्रांजैक्शन को चेक किया गया तो उसकी ऑनरशिप ली गई। वहाँ से जो है ना वो टेक्निकल काम करते हुए सिमाब चौधरी नामी ये जो औरत है इसको दिन रात एक करके गिरफ़्तार किया गया। बाद तक जब पुलिस पहुंच गई तो फिर थोड़ा हमारे इदारों को, हमारी पुलिस को थोड़ा हौसला हुआ होगा कि ओके इस केस में कोई लीड तो मिली है, किसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए पहुंच जाएंगे। और फिर आप लोगों ने, आपकी टीम ने दिन रात मेहनत की, खातून तक आप पहुंच गए, खातून को अरेस्ट भी कर लिया। मामला क्या निकला, ये किस तरीके से इसने ट्रैप किया, किसके कहने पर किया? ये असल में 175 गाह पे एक गांव है सदर समुंदरी में, वहाँ पे गुज्जर बरादरी है। तो गुज्जर बरादरी के दो ग्रुपों में एक पुरानी दुश्मनी है। 2020 में अजीम ग्रुप जो है इन्होंने एक कत्ल किया था, अली ग्रुप का एक कत्ल किया था। तो 2022 में 2020 वाले मुकदमे का जो मदई था मकतूल का वालद, उसको अजीम ग्रुप ने फिर कत्ल कर दिया ताकि वो मुकदमे की पैरवी ना करे। इस केस में जो है वो अजीम के दो भाई हैं सईद और नईम, ये हवाला जुडिशल चले गए, जेल में चले गए। दौरान पेशी समुंदरी कचहरी में जो है इन्होंने मकतूल उस्मान का भाई जो है नुमान, इसने अली ग्रुप के साथ मिल के जो है ना वो सईद को कचहरी में कत्ल किया था। उस रंजश की वजह से जो है ना वो अजीम लोग जो है वो इनको टारगेट करना चाह रहे थे। तो अजीम का एक दोस्त है अवैस नामी लड़के ने जो है वो उसका इस समाब चौधरी के साथ तल्लक था। समाब चौधरी को उसने एक टिकटॉक वीडियो भेजी कि ये उस्मान नामी लड़के की टिकटॉक वीडियो है, इसके साथ हमारे पैसों का लेन देन है, ये हमें मिल नहीं रहा, आप कोशिश करके हमारी इसके साथ जो है एक मीटिंग करवा दें, इसके साथ रब्ता जनरेट करें। तो समाब चौधरी ने जो है वो टिकटॉक पे उस्मान को मैसेज किया और उनके साथ व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए और इनकी एक हफ़्ता बातचीत चलती रही।
फिर अवैस के कहने पे, अवैस और अजीम का चूँकि एक प्रोग्राम था, उन्होंने अवैस के कहने पे जो है ना फैसलाबाद में उसको मिलने का प्रोग्राम बनाया। अवैस ने समाब चौधरी को इस्तेमाल करते हुए जो कलीम भाई, कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मतलब ये एक नस्ल दर नस्ल जो है दुश्मनी है, इनके पहले कत्ल व गारत गरी चलती आ रही है। जब इंसान किसी ऐसे मामलात में मुलव्वस होता है तो वो बहुत केयरफुल होता है, वो अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी वो ज़ाती ज़िंदगी में बड़ा केयरफुल होता है। तो ये क्या मुल्ज़िमान ने बाकायदा पूरा प्लान करके, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको देखा कि ये इसका वीक पॉइंट है, इसे सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे ट्रैप करें कि इसके वहमो गुमान में भी ना हो कि ये इसके दुश्मनों की कोई चाल हो सकती है, और वो वाकई में उनका होमवर्क और उनकी जो ये क्रिमिनल प्लानिंग है वो कामयाब हुई और एक खातून के ज़रिए उसको ट्रैप कर लिया गया। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बाकायदा प्लानिंग करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उस्मान की टिकटॉक वीडियो जो है वो समाब चौधरी को भेजी। समाब चौधरी ने टिकटॉक के ज़रिए ही उस्मान से रिलेशन डेवलप किया। उस्मान ने बग़ैर किसी तस्दीक के जो है ना वो इस लड़की के साथ रब्ता शुरू कर दिया, बातचीत शुरू कर दी, और बग़ैर किसी तस्दीक के जो है ना उसके कहने पे जो है ना वो उसको मिलने आ गया, जिस वजह से जो है ना वो इस चीज़ का शिकार हुआ। और ये अवैस और अजीम की प्लानिंग का बाकायदा हिस्सा था ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल। तो बहुत ही ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में नौजवान नस्ल को जो है ना वो बहुत मोहतात होना चाहिए। मतलब ये है कि जिस खातून को हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया गया, शायद उसके भी उस वक्त जहन में नहीं था कि ये कत्ल होना है, उसको भी यही बताया गया था कि हमने सिर्फ मुलाकात करनी है। जी, उन्होंने इसको ये बताया था कि उस्मान के साथ हमारे पैसों का लेन देन है, आप किसी तरह हमारी इसके साथ एक मीटिंग अरेंज करवा दें। मीटिंग अरेंज होगी तो हम उसके साथ पैसों का मामला जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर हमारा मामला तय हो गया तो ठीक है, अगर हमारा मामला तय ना हुआ तो हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन जब वो जहाँ पे पहुँचे मदनी चौक, उस्मान को लेके समाब चौधरी इधर पहुँची और इसने उनके साथ रब्ता किया वैसे लोगों के साथ कि जो है मैं उसको लेके आ गई हूँ, कहाँ पे मिलना है, पैसों के लिए आपने कहाँ पे बातचीत करनी है। तो अवैस ने उसको बताया कि मेरा एक अजीम नामी दोस्त है, वो आपको जो है ना वो मिल लेता है। तो समाब चौधरी ने रब्ता किया अजीम से, तो अजीम ने उसको कहा कि आप इसको निसार कॉलोनी गली नंबर 1 में भेज दें। जब वो अजीम की कही हुई बात के मुताबिक उसको निसार कॉलोनी गली नंबर 1 में भेजा गया तो वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उसको शूट कर दिया। इससे सारे जो केस है, इसके तमाम जो इन्वॉल्व लोग हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं या अभी कुछ बाकी भी हैं? जी, ये लोग मंजर आम पे आ चुके हुए हैं, इनका पता चल चुका हुआ है कि ट्रेस हो चुके हैं तमाम लोग। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो बाकी की मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जैसे हमने आपको बताया कि थाना सरगोदा रोड ने 21 बरस कबल कत्ल का मुकदमा ट्रेस किया और 21 साल से मफरूर कातिलान को गिरफ्तार किया। थाना सरगोदा रोड शायद पिछले कुछ अरसा से बहुत पुराने कत्ल के केसेस को हल करने में मास्टर हो चुका है। मेरे साथ राना रिजवान मौजूद हैं, SHO हैं थाना सरगोदा रोड के, और ये वो ऑफिसर है जिसने 21 साल कबल फ़रार होने वाले इश्तिहारी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। तफसीलात जानते हैं कि ये केस था क्या, कैसे इनिशिएट हुआ, पुलिस के रडार पे ये मुल्ज़िमान कब से गायब थे, कब दोबारा रीसरफेस हुए और अब पुलिस की गिरफ्त में है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा है? 21 बरस में एक बच्चा पैदा होकर जवान होकर पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले लेता है और वो शायद अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख लेता है। पुलिस इतना पुराना केस क्यों नहीं भूलती? क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ने में मास्टर होते जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 499/5 एक FIR दर्ज होती है जिसमें इमरान नाम का बंदा ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि उसके भाई शाहिद परवेज़ को एक औरत जो उसकी वाइफ है किश्वर और जवेद और जेदा जो उसका शाहिद परवेज़ का दोस्त भी है और इसका वो माशका है, उसके साथ मिल के कत्ल करके पहले उन्होंने नशावर चीज़ दी है उन्हें, फिर उसके बाद साथ ही गला दबा के कत्ल कर दिया और भाग गए, फ़रार हो गए। तो वो 21 साल तक मफरूर रहे। ये 2005 का वाक़या है। ये वो ज़माना है रिजवान भाई जब FIR हाथ से लिखा करते थे, क्योंकि मैंने इसकी FIR देखी, वो हैंड रिटन है और ये कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, ये वो टेक्निकल वसाइल वाला ज़माना नहीं था, सादा सा दौर था। 21 बरस गुजर जाने के बाद मतलब ये वो FIR तब से फाइलों में दब गई, आपने दोबारा आके इसको टेकअप किया या फिर क्या हुआ?
जी बेसिकली ये हमारे अफसरान की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि आपके जितने भी 302 के स्पेशली पीओज़ हैं जो प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं कि पहले उन्होंने मर्डर किया दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि इनका यही होता है कि जो जितना पुराना होता है ना फिर वो मुद्दईयान को तंग करते हैं कि ये आप सुलह करें, ऐसे मतलब इतना टाइम गुजर गया है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी जब इतनी अरसे तक वो कानून के हाथ नहीं लगते तो उसको हम पंजाबी में कहते हैं कि झाका खुल जाता है उनका, फिर वो लोगों को तंग करना भी शुरू कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल डेफिनेट ऐसा होता है। तो इसमें भी ऐसा हुआ है कि अफसरान की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन थी कि आप इन्हें पकड़ें, तो वो हमने उस पर मेहनत की। पहले शुरुआत में हमें पता चला कि दोनों ये किशोर बीबी और जवेद जेदा ये दोनों फौत हो गए हैं, ये इनका लापता हुए, फिर इनके ये मतलब ये दुनिया फ़ानी में नहीं रहे। ये इन्होंने र्यूमर फैलाई होगी खुद को महफूज करने के लिए कि 2 4 5 साल गुजर गए हैं, चलो अब ये उड़ा देते हैं कि असी फौत हो गया जी, असी नहीं रहे दुनिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो मैंने इसका डेथ सर्टिफिकेट ढूंढना शुरू कर दिया दोनों का कि हमें डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए, तो वो हमें नहीं मिला। मींस के इसमें कुछ डाउटफुल चीज़ें थी कि वाकई ज़िंदा हैं। अच्छा, ये एरिया छोड़ गए थे, ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को छोड़ चुके हुए थे? जी बिल्कुल, ये जैसे इन्होंने उसका मर्डर किया शाहद परवेज़ का, तो ये दोनों अलग अलग, ये थोड़ी स्टोरी मैं आपको बाद में थोड़ा बताता हूँ कि ये कैसे अलग हुए और कैसे पहले इकट्ठे थे। तो ये दोनों ने ही फैसलाबाद में नहीं रहे, ये छोड़ गए। ये शेखपुरा रहती रही है, वो सियालकोट का एक गांव है दालो वाली, वहाँ पे रहता रहा उसने। तमाम जितनी भी वो इश्तिहार है वो उधर ही काटा है इसने। जब फिर जो एक क्लू होता है, एक ऑफिसर है उसे पता ही नहीं ऑन ग्राउंड रियलिटी का, वो SHO तैनात होता है, एक केस 21 साल पुराना है, डोर का उलझा हुआ एक सिरा तो हाथ में आता है, वो कहाँ से स्टार्ट लिया आपने, इग्निशन पॉइंट क्या था जिससे आप एक रास्ते पे चल पड़े कि हाँ ठीक है हूँ नहीं छड़ देता उन्होंने? और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमें जब इस पे काम, जब इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट का कहा है कि ये फौत हो गया है, तो उसमें हमने थोड़ा, जब वो हमें अवेल नहीं हो सका तो फिर हमने शक का दायरा कार वसी किया। तो इसमें हमने फिर इनके रिश्तेदारों को मिले। मदईयान से हमारा राब्ता उस वक्त तक नहीं था जब तक ये ट्रेस हुए। अभी है, मैं तो समझता हूँ कि 21 साल गुजर गए, पता नहीं मुद्दईयान में भी किसी का डेथ सर्टिफिकेट ना आ गया। उसके लिए हमें 2 दिन लगे मदई को ढूंढने में। इन्हें ट्रेस करके पकड़ा, फिर मदई को हमने ढूंढा, क्योंकि मदई वो शाद पे जब उसने इसके साथ किश्वर के साथ पसंद की शादी की थी, तो वो घर वालों ने कहा था कि तू साडा नहीं है, मतलब उन्होंने घर से वो मिलना जुलना ख़त्म कर दिया। वो इधर नूरपुरा में एक महल्ला है शाहबाद, इधर किराए के मकान पर रहना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने इधर रहना शुरू कर दिया तो फिर ना घर वालों को पता था कि ये किश्वर बीबी कौन है, ना किश्वर को पता कि उसके घर वाले कौन हैं। तो इस तरह हमें मदई को ढूंढने के लिए भी काफ़ी, जब हम मदई का घर ढूंढने के लिए गए हैं तो शाहबाज जिस जगह पे इसे पकड़ा है, हम इसे ले गए हैं कि किस जगह पे आपने कत्ल किया था जायब हुआ। ये पहले जो मेल इसमें मुलजिम है वो अरेस्ट हुआ और बाद में फीमेल अरेस्ट हुई, या दोनों को इकट्ठे पकड़ा, ये क्या स्टोरी? नहीं जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले जवेद और जेदे को हमने पकड़ा है, तो उसके बाद फिर किशोर को। ये दोनों डिफरेंट स्टोरीज़ हैं कि हमने जवेद को कैसे पकड़ा और किशोर को कैसे पकड़ा। जब जवेद को हमने अरेस्ट किया तो वो हमें ले गया उस जगह पे जिस घर पे इसने कत्ल किया था। तो जब वहाँ पे गए हैं तो वो रेंट पे मकान था, वो कह रहे कि हमें तो पता नहीं वो कौन इधर रहते थे। तो वो जिन्होंने रेंट पे जो मकान दिया था तो वो बंदा भी फौत हो चुका था। तो हमने ढूंढने की कोशिश की भी मालिक मकान वो कौन है जो मतलब जिसने इसे रेंट पे दिया था। आपको हर कदम पे एहसास तो होता होगा कि 21 साल गुजर गए ने, पता नहीं कितने जाके फुल स्टॉप लग गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो फुल स्टॉप लगते रहे हैं। ये पूरे प्रोसेस को हमें 2 महीने इसकी हमारे इसको पकड़ने के पीछे 2 मंथ की जो है ना मुसलसल कोशिश है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे हैं। आपकी मुस्तकिल मिजाजी है, आपकी पेशेवराना महारत है, वरना हम मुंह फाड़ के तनकीद कर देते हैं पुलिस पे, पुलिस कुछ नहीं कर रही। ये केस वाकई में आवाम तक पहुंचना चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए कि हमारी पुलिस अगर चाहे तो पाताल की तह से भी मुलजिमान को ढूंढ सकती है, अगर चाहे तो 21 साल पहले कत्ल करके फ़रार होने वाले मुलजिमान ज़िंदा हों, धरती पे हों, तो हमारी पुलिस इस कदर पेशावराना महारत की हामिल ज़रूर है कि उन्हें अरेस्ट कर सकती है। ये जेदा कहाँ से और कैसे अरेस्ट किया? शोर आपने जो बात की है कि अरेस्ट करना भी चाहिए, देखें ना कि इधर मैं लगा हूँ तो इसे मैंने पकड़ा है तो बहुत सारे यकीन करें जिस तरह वो मदई को हमने ढूंढ के जब इमरान मेरे पास आया और जिस तरह वो मेरे सामने रोया है, जिस तरह वो मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे सारी जो मेहनत थी ना उस वक्त पूरी होगी जब वो मेरे सामने आके रोया। जिसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अब ये हो सकता है कुछ एक नस्ल पूरी गुजर गई, उसको तो पुलिस ने हमारी ने सरप्राइज़ ही दिया कि यार लो जी थोड़े कातल पड़े। बिल्कुल ऐसे वो कहता मैं तो भूल गया था कि ये जिंदा है, मुझे तो पता चला यही कि ये दोनों मर गए हैं। हमें क्योंकि ये ऐसा इसने जू छोड़ी है, बाद में ये इधर हमारी तरफ आए नहीं, इन्हें वो जानते भी नहीं थे।
ना वो इसके ये क्योंकि शाहद परवेज़ का दोस्त बाहर से बना था, किश्वर को उससे शादी की, वो घर नहीं लेके जाता था। ये दोनों को वो जानते भी नहीं थे, उनके पास कोई क्लू भी नहीं था इनको पकड़वाने के लिए, वो हमने सारा किया। तो ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये इस कातिल ने उस खातून के पीछे लग के उसको हस्बैंड को कत्ल किया, लेकिन फिर ये दोनों अलग अलग रास्ते पे क्यों चल पड़े? यही हमारे पास ये एक चीज़ थी कि जवेद और किश्वर दोनों को इकट्ठे होना चाहिए था, और होना भी चाहिए कि जब मिलके उसको नशावर चीज़ दे रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं इकट्ठे मिलके, तो इनको इकट्ठे रहना भी चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। जब जवेद को पकड़ा कि उसके साथ जो उसने जिसके साथ शादी की थी वो मकबूला बीबी थी, वो हमने कहा ये कौन है, ये किश्वर होगी? उन्होंने कहा नहीं ये किश्वर नहीं है, ये तो मकबूला बीबी, ये तो मेरी पहले साहब का चाची थी। तो फिर मैं इसके घर में इश्तिहार काटने गया, मेरा इसके साथ लैक्स लाक होगी, तो मैं इसमें से मेरे 2 बच्चे हैं, एक पहले चाचे में से बच्चा, तो 2 मेरे बच्चे हैं इसमें। चच्ची के साथ मुआशका हुआ, चचा से तलाक दिलवा के चच्ची को भगा के शादी कर ली और फिर उसमें से उसके 2 बच्चे। बिल्कुल ऐसे 2 इसमें से बच्चे हैं, एक चाचे में से बच्चा है उसका। ये इसको कह सकते हैं रिजवान भैया हम कि ये इंसान की फितरत की जो कमीनगी का प्रो मैक्स लेवल होता है। इंसान जब दरिंदगी पे, हैवानियत पे उतरता है तो फिर वो रिश्तों का तकद्दुस नहीं समझता, वो फिर इंसानियत के मेयार से इतना गिर जाता है कि उसे समझ नहीं आती कि मैं किन रिश्तों में ज़िंदा हूँ, मुझे किन रिश्तों का एहतराम करना है, किन रिश्तों को साथ लेके चलना है। क्या इसे हम कह सकते हैं कि ये आखिरी लेवल है दरिंदगी का, हैवानियत का और जहालत का, कि एक शख्स एक खातून के पीछे लग के पहले उसके हस्बैंड को कत्ल करता है, फिर उसी चक्कर में जब वो अपने इश्तिहारीपन काट रहा होता है तो अपने चचा के घर जाता है, उस चच्ची पे उसकी नज़रें मैली होती हैं, वो चचा को डिवोर्स दिलवा के चच्ची को उसको भगा के ले जाता है। ये तो एक सीरीज़ ऑफ बेगैरती हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। ये देखें ना, ये शऊर की कमी, या जिसे कह लें कि बिल्कुल एक दरिंदगी कह लें, एक सफाकियत कह लें, मतलब जो भी इसे कह लें, ये कम है। मतलब वो चची, वो उसने रिश्ते का तकद्दस भी पमाल कर दिया, उसे लेके भाग गया। वो चची भी वैसे ही, वो बेहया कि वो आखिरी सीढ़ी वो चढ़ी होगी जो उसके साथ भाग गई। तो उसके बाद अच्छा, वो हमें जब पता चला कि ये तो मकबूला बीबी, ये तो किश्वर नहीं है, तो हमारा फिर और डेफिनेट किश्वर को पकड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। फिर हमने इसे रेस्ट करके किश्वर पे काम करना शुरू किया, वो कौन थी। तो उसके लिए हमने अलग से एक टीम बनाई, अलग से सारी चीज़ें की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे किश्वर को हमने शेखपुरे से रेस्ट किया। ये अब किश्वर का इसका जेदे का हो गया कि ये अपनी चच्ची को लेके चला गया, वो और भूल गया होगा कि कानून कभी मेरे पीछे था, ये तो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। किश्वर जिसने अपना हस्बैंड कत्ल करवाया था, इसकी क्या स्टोरी है? ये किसके पास थी, इसका क्या फिर बना और कैसे आपके हाथ है? बेसिकली ये किश्वर की मैं स्टोरी थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि किश्वर एक शौकर नाम के बंदे से इसका वो भी पसंद की शादी होती है, उसमें से 4 बच्चे होते हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो शौकत ही संभालता है। सबसे पहले इसकी पसंद की शादी होती है जो ज़्यादा अरसा पसंद नहीं रहती। जी बिल्कुल, उसमें से 4 बच्चे होते हैं, उसमें से उसको बाद में इश्क हो जाता है शाहद परवेज़, जो मकतूल है, जो ये दोनों मिलकर उसे कत्ल करते हैं। वो दूसरा वो होता है, वो इसके साथ निकाह कर लेती है। इसके बाद ये इसके जवेद के साथ तल्लुकात बन जाते हैं। इसमें शाहद परवेज़ में इसका कोई बच्चा नहीं है, आगे जवेद से इसका तल्लुक बन जाता है, जवेद के साथ इसका माशका शुरू हो जाता है। उसके साथ मिलके ये अपने हस्बैंड को रास्ते से हटा देती है। बेसिकली ये आगे इसका इश्क चल जाता है एजाज़ नामी बंदे के साथ। चौथा शख्स एक खातून की ज़िंदगी में आता है और फिर भी अगर कोई कहे कि उसे सच्चा प्यार नहीं मिला तो फिर तुफ़ है ऐसी इंसानियत पे, तुफ़ है ऐसे लोगों पे, हमदर्दी करने वालों पे। ये कमीनगी का आखिरी लेवल है कि आप एक पसंद की शादी करती हैं, आपके 4 बच्चे हैं, आप उसके बाद फिर एक और शख्स से मुआशका लड़ाती हैं, फिर उससे शादी करती हैं, फिर उस शादी वाले शख्स को अपने एक और जो है वो आशना से मिलकर मर्डर करवा के उस आशना को भागने पे मजबूर करती हैं। आप अपना चौथा इश्क फिर कहीं पे चला लेते। बिल्कुल ऐसे हुआ है इसमें स्टोरी में सारा। इसमें मतलब इंसानियत की तजलील है, मतलब इसे कह सकते हैं कि इंसानियत आगे ख़त्म हो जाती। तो वो आगे फिर एजाज़ के साथ भाग जाती है, इसके साथ नहीं भागती। तो दोनों की राहें अलग हो जाती हैं। ये कहता है कि मैं तो उसे ढूंढ रहा था कि वो किधर गई। ये उधर से कत्ल करने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। वो चाची के साथ चले जाता है, ये एजाज़ के साथ फौरी निकाह कर लेती है। तो वो 19 साल उसके साथ रहती है, वो भी 2 साल पहले वो फौत हो गया है। ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस था, ये हमारे नाजरीन और मैं खुद सुन के हम इसको जो है वो चकरा गए हैं। अब इन दोनों को, सफ़ाक लोगों को, मैं ऐसे सफ़ाक कहूँगा, इन दरिंदों को क्या कानून के मुताबिक हम करार वाकई सज़ा दिलवा सकेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर। इनमें हमने गवाहान को शामिल तफ्तीश किया है, मदई है, मदई को हमने ढूंढा है,
तो इंशाल्लाह इसमें ठोस एविडेंसेस क्रिएट करके और सारी चीज़ें जो है हम कलेक्ट करेंगे और इन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। हमें बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए आपको, हमारी आला हुकाम से भी ये इल्तिमास है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो गड़े मुर्दे उखाड़ने में एक्सपर्ट हो जाएं। आप एक तरफ डेली बेसिस पे क्राइम पे ग्रिप रखे हुए हैं, आपने मनशियात को जड़ से उखाड़ फेंका, स्ट्रीट क्राइम्स, अब क्राइम की रेशो ऑलमोस्ट 80-85% तक नीचे गिरी है, 15% रह गई। आप को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ पैरेलल में रहते हुए आप पुराने क्विकली एक नज़र और एक 18 साल कबल वाला भी आपने, वो क्या माजरा था और वो मुलजिम कहाँ से गिरफ्तार? जी उसमें भी आपको मैं बताता हूँ कि आप जब काम करते हैं ना कि पुराने केसेस को जो ख़त्म तो केस नहीं होता, जिसमें भूल जाते हैं लोग, मदई भी भूल जाता है कि मुलज़िम भी भूल जाता है किधर गया। अगर वो आप ऐसा कोई काम करते हैं तो उसमें अवाम में ज़्यादा आपकी एतमाद पैदा कि नहीं यार ये मतलब पुलिस ठीक काम कर रही है, तो उसमें हमारी पुलिस का भी मोराल अप होता है और मतलब लोग भी देखते हैं कि नहीं यार ये बंदे ठीक काम कर रहे हैं। तो हमें पुलिस का जिस तरह वो माशरे में है कि नहीं ये नहीं ठीक, तो ऐसे काम करने चाहिए जिसमें एतमाद में ज़्यादा बहाली हो। ये 18 साल बाद जो मुलजिम पकड़ा ये भी एक कत्ल का था? जी बिल्कुल, ये कत्ल का। इसने अपना साला शफकत ये 2009 में कत्ल किया था। और अब पाबंदी सलासिल इसे भी करार वाक़ई सज़ा दिलवाई? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इसे भी हम लाजमी इसे असला रिकवर करना है। और जाते हुए जब उसने अपने साले को कत्ल किया था उसका मोटरसाइकिल भी चोरी करके साथ ले गया था, उसमें 381 ये भी लगी हुई है। रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, राना रिजवान सब इंस्पेक्टर SHO थाना सरगोदा रोड की गुफ्तगू आपने सुनी। और ये वो नाज़रीन किराम ऑफिसर है, मैं आपको लाइटर नोट पे बताता जाऊँ, ये इस कदर ईमानदार पुलिस ऑफिसर है कि गुज़श्ता दिनों हमारी जब बात हुई, एक रॉबरी का केस था जो चंद घंटे में इस नौजवान पुलिस ऑफिसर ने ट्रेस आउट किया। FIR पे सोने की जो क्वांटिटी थी, माले मसरूका रिकवर हुआ, उसके अलावा डकैतों से उसी घर का छीना हुआ अलग से सोना था। और इस खुदा तर्स ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने मुद्दइयों को बुलाकर कहा कि भाई ये रिकॉर्ड पे नहीं है, FIR में नहीं है, ये अलग से आपका सोना है जो मैं आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन कर दो। हमें ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो डेली क्राइम को मीट करते हैं, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जो पुराने से पुराना केस भी सॉल्व करने में एक्सपर्ट है। नाजरीन, बात हो रही है 21 साल कबल होने वाले कत्ल केस की, जो सरगोदा रोड पुलिस ने ना सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद मौजूद हैं जो इस टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने मुलजिमान को जो है वो ट्रेस आउट किया और पाबंदी सलासिल किया। नाजरीन इकराम, हमारी पुलिस की पेशा वाराना महारत है कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ने में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। 21 बरस का वो अरसा जिसमें एक पूरी नस्ल परवान चढ़ जाती है, जवान हो जाती है, हमारी पुलिस ने फरामोश नहीं होने दिया। मुलजिम ऑफ एंड ऑन रेडार पे रहे या सब सरफेस हो गए, लेकिन हमारी पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा और सरगोदा रोड पुलिस ने आखिरकार दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया। साजिद भाई से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, किस तरह से दोबारा ये फाइलों से धूल मिट्टी को साफ़ किया गया, दोबारा से इस पुराने केस को खोला गया और मुलजिमान तक कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा ये क्या माजरा है, इस कदर पुराना केस 21 साल लोग पुलिस से रुपोश रहे, कहीं अफवाहें भी उड़ी कि ये अब दुनिया से चले गए हैं, तो कैसे फिर ये आपके हाथ में? जी अस्सलाम वालेकुम। CPO साहब जो आए हैं उन्होंने ये टास्क दिया था, जितने भी पुराने 302 के हैं, पहले हमें पता चला कि ये मर चुका है। हमने इसमें काम करते हुए यानी कि CDR वगैरह लिए, टेक्निकल ज़राए से हमने इनके ये सारे डाटा वगैरह लिया, तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि ये इस वक्त अपना जो यानी कि इश्तहार है वो सियालकोट काट रहा है। तो हमने इस तरह इस पर काम करते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे, तो जवेद उर्फ जो जेद है उसको गिरफ़्तार किया और उसको यानी कि जुडिशल करवाया। भाई अभी भी अगर कोई हमारी पुलिस को ख़राब कहे, पुलिस पे एतराज़ करे, तो फिर उसे क्या ही कह सकते हैं कि मुद्दइयान को ख़बर नहीं है। पुलिस अपने तौर पे जो है वो मुलजिमान को तलाश करने में लग गई है और इस कदर पेशा वाराना महारत है हमारी पुलिस की कि यहाँ से ये तक भी मालूम हो गया कि ये इस डिस्ट्रिक्ट छोड़ गया, 3-4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आगे सियालकोट के इलाके में है। आप उसके डिजिटल या एनालॉग किसी तरह के भी फुटप्रिंट्स हैं उनको फॉलो करते करते सियालकोट तक पहुँच चुके हैं। आगे बताइए जी। यहाँ तक इसने तो अपना जो ID कार्ड है वो वल्दियत चेंज कर ली थी,
तो इस पे यानी काफ़ी काम हुआ है। मुद्दई को तो पता ही नहीं है, मुद्दई को तो हमने खुद बुलाया है जब मुलज़म को गिरफ़्तार किया है। तो मुद्दई भी बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जो यानी कि इतने अरसे से वो कत्ल हो गया था वो भी भूल चुके थे। तो इंशाल्लाह इस पे हमने हर पहलू पे काम किया है और उसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। भाई ये 17-18 साल का था जब इसने कत्ल किया और अब हमने देखा इसे, हमारी इससे मुलाकात हुई, तकरीबन ये 48-49 साल का जो है वो बना हुआ है, भाई जिसको हम कहते हैं पंजाबी में। तो जवानी में मर्डर करके ये भूल चुका होगा कि पुलिस किसी तरीके से भी मुझ तक पहुंच सकती है। सरप्राइज़ दिया आपने एकदम से जाके, जिसे कहते हैं पकड़ा। जी, इसने तो हमें खुद बताया है, उसने कहा कि आपने तो हमें यानी कि सरप्राइज़ कर दिया। वो भी भूल चुका था कि पुलिस इधर तक मेरे पीछे आएगी। तो ये तो है। खातून जो इसकी शरीक मुलजिमा थी, जिसके इमाम पे, जिसके कहने पे उसी के हस्बैंड को इसने कत्ल किया, उसका बताइएगा वो कहाँ से गिरफ़्तार हुई? जी, उसको हमने पकड़ा है शेखुपुरा से, उसका नाम किश्वर रानी है। उसके साथ मिलकर इसने कत्ल किया था, लेकिन जो औरत है किश्वर रानी, उसने भी आगे निकाह कर लिया था इजाज़नामे बंदे से। तो वो फिर इसको गिरफ़्तार किया, इसके इंकशाफ से हमने उसको पकड़ा है शेखुपुरा से। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बदतरीन मिसाल है, जो मुआशका उसे कह सकते हैं हम कि एक इंसान जब अल्लाह के बनाए हुए कानून पे राज़ी नहीं होता तो फिर वो दुनिया में भी ज़लील होता है, फिर वो आखिरत में भी ज़लील होता है। हमारी SHO साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि इस खातून ने पहले पसंद की शादी की, 4 उससे बच्चे थे, फिर इसने उसको छोड़ा, दूसरी शादी की, उस हस्बैंड को इसने इसके ज़रिए मरवाया, फिर इसके साथ भी नहीं रही, चौथे किसी शख्स के साथ रही। ये जो मुलज़िम है ये भी अपनी चच्ची को जो है वो भगा के ले गया, अपने चचा से तलाक दिलवा के। क्या साजिद भाई आप समझते हैं इंसानी रवैया क्यों इस कदर दरिंदगी पे जाता है कि हम रिश्तों का तकद्दुस जो है वो भूल जाते हैं? क्या कहीं परवरिश में कमी रह जाती है? क्या जहालत कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, और उसको रोका कैसे जा सकता है? जी, इसमें तो पहला किरदार तो परवरिश का ही होता है, और उसके बाद बूढ़ी यानी कि आप कह लें कि सोबत में बैठना। और इसी तरह जिस तरह आपने कहा जो किश्वर रानी है, उसने उसका पहला शोहर शौकत था, दूसरी शादी उसने जो मकतूल हुआ शाहद उससे की है, फिर जवेद के साथ उसने मुआशका चलाया है, उसके बाद उसको कत्ल करने के बाद उसने इजाज़नामे बंदे से निकाह कर लिया। इसी तरह जो जवेद था उसने शाहद को इसके कहने पे कत्ल किया, उसके बाद उसने फिर अपनी चच्ची को यानी कि भगा कर शादी की है। तो ये तो एक माशरे का नसूर है। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। नाज़रीन किराम, थाना सरगोदा रोड पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, 21 साल कबल कत्ल करके फ़रार होने वाले मुलजिमान पुलिस ने हिरासत में ले लिए, जबकि इसी पुलिस स्टेशन ने 18 साल कबल कत्ल करके फ़रार होने वाला मुलजिम भी धर दबोचा। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अगर आप जराइम पेशा अफराद से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप ख़ुद जराइम पेशा अफराद में शामिल हैं, तो अभी तौबा ताइब हो जाइए, कानून के धारे में आ जाइए, वरना फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा और आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।